आपको बताई थी कि एक सादी चीज अगर आपने प्रिंट करनी है ना तो उसका क्या तरीका है, आप लिखोगे प्रिंट, ठीक है। उस प्रिंट में आप जो भी लफ्ज इन ब्रैकेट्स के दरमियान लिखोगे ना, इस आपको मैं बड़ा कर दूंगा, नजर आ रहा है दोनों तरफ आपको भी यार, डन हो, ठीक है। अच्छा, प्रिंट आप जो भी इसके अंदर लिखोगे वो चीज एज इट इज आ जाएगी। जैसे आपने अपना नाम प्रिंट कराना, आपने कहा कि जी मेरा नाम, क्या नाम है आपका भाई? इम्तियाज, इम्तियाज है, ठीक है। आपकी जो आउटपुट होगी ना, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, आपका एज इट इज जो भी आपने लिखा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। मैंने गलती कर दी थी, एन लिख दिया था एम की जगह, तो एग्जैक्टली वो आपको वही दिखा देगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया कि अगर मैंने कोई स्पेसिफिक चीज प्रिंट करनी थी। अगर मैंने कोई वेरिएबल प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे? वेरिएबल कहते हैं कि जहां पर आप, मेरे पास नहीं मेरे पास। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर है तो क्या होगा। लाइक मैं कहता हूँ कि जी मेरा एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू 2, ठीक है, और आपने ये 2 को प्रिंट कराना है, बट आप डायरेक्टली 2 नहीं लिखना चाहते, आप कहते हो कि जिसके अंदर वो वैल्यू रखी हुई है ना, a के अंदर अभी वो वैल्यू रखी हुई है। आप जब प्रिंट a कराओगे ना तो ये देखो आपको वैल्यू 2 दिखा देगा, ठीक है ना। आपने याद रखना, ये जो वेरिएबल होता है ना, ये एक कंटेनर की तरह काम करता है कि आप जो भी वैल्यू राइट साइड पे रखते हो ना, वो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। और ये कौन करता है? ये इक्वल टू का ऑपरेटर करता है। यानी कि आपने जब भी जिंदगी में राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड पे रखवाना है ना, तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा ये इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है ना। अब एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। आपने इसी चीज को ज़हन में रखते हुए एक काम बस ये करना है कि मेरे पास दो वैल्यूज हैं, ए और बी की। आपने क्या करना है, ए की वैल्यू बी में रखवानी है, बी की वैल्यू ए में रखवानी है। सोचो कैसे करोगे, थोड़ा बहुत आइडिया। ए की वैल्यू बी में रखवा दो, बी की वैल्यू ए में रखवा दो। हाँ हाँ, सबके लिए ठीक है। एक टेम्प का वेरिएबल है, ठीक है भाई, आपको समझ आ रही है इसकी? नहीं, आप अपना तरीका बताओ। हर किसी का अपना तरीका होता है प्रोग्रामिंग में। कोई मसली बात नहीं, चलो और सर इसे, एक्सक्यूज मी यस यस। सर, इसे इस तरह भी तो कर सकते हैं, a कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए। हम ये भी कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा, ये एक एडवांस टेक्निक है। आप जो बता रहे हैं ना, ये एक बहुत एडवांस टेक्निक है, ठीक है। जी हाल तो आपकी टेक्निक बिल्कुल ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी मैंने क्लास में कहा था कि हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक्स होती है, ठीक है ना। जी जी। क्योंकि मैंने स्क्रैच से करवाना है तो इसलिए मैं जरा आपको ये टेम्प वाली टेक्निक ही सिखाऊंगा, ओके। ठीक है ना। आप एक टेम्प का वेरिएबल ले लोगे। टेम्प का वेरिएबल आपको इस तरह लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि जब आप इंटीजर्स के साथ सॉरी, जब आप पाइथन के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर आपको इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जी सबसे पहले हम ए की वैल्यू को टेम्प में रखेंगे, ठीक है। फिर टेम्प की वैल्यू को आगे शिफ्ट कर देंगे बी में, और फिर बी की वैल्यू ए में रखवा देंगे। अब अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, तो आपके ज़हन में कुछ भी नहीं बैठा, मुझे पक्का बता। याद रखना, आपने जब भी प्रोग्रामिंग करनी है ना, आपने विजुअलाइजेशन जरूर करनी है। विजुअलाइजेशन से मुराद है दिमाग में सोचना जरूर है कि अब क्या हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसमें असल में क्या हो रहा है। आपके बैक एंड के ऊपर ना एक ए नाम का वेरिएबल है, एक बी नाम का वेरिएबल है, ठीक है ना, और एक आपने टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब आसानी से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर बैक एंड के ऊपर हो क्या रहा है। अगर यही प्रॉब्लम मैं आपको थोड़ा सा जरा और आसान करके बताऊं, आप देखने इसको फौरन सॉल्व कर लोगे। अब सपोज करो, सारी चीजों को छोड़ दो, आपके पास सपोज करो दो गिलास है, दो गिलास है, एक में पानी है, ठीक है, और एक में आपका पड़ा हुआ शरबत, ठीक है। आपने क्या करना है, पानी को शरबत को पानी वाले में डालना है और इसको इधर डालना है। कैसे डालोगे? एक और गिलास ले लेंगे,
एक और गिलास ले लिया, फिर पहले शरबत वाले को इस गिलास में डाल दिया, ठीक है जी, ठीक हो गया। अब जी हम क्या करेंगे, पानी को शरबत वाले गिलास में डाल देंगे। अब शरबत वाले को हम पानी में डाल देंगे। तो क्या अगर मैं इसको ए बोल देता और इसको बी बोल देता और इसको टेम्प बोल देता तो मेरा काम चल सकता है? यस सर। ठीक हो गया। अब आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले इस वेरिएबल को इसमें रखवा दिया, जरूरी नहीं आप बी को रखवाओ, आप ए को भी रखवा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आपने क्या किया, सबसे पहले बी, मैं वैसे यूजुअली हम क्योंकि ए के साथ काम करते हैं तो मैं आपको उसी के हिसाब से बताता हूँ। हमने ए को टेम्प में डाल दिया सबसे पहले, ठीक है ना। फिर हमारे पास ये स्पेस फ्री होगी, हमने क्या किया, हमने बी वेरिएबल को, जी जी इसी के, हमने बी वेरिएबल को क्या कर दिया, ए के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। अब हमारा बी क्या हो गया, फ्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, टेम्प को बी में डाल देंगे, ठीक है ना। इसी को अगर मैंने कोड करना होगा तो मैं किस तरह करूंगा, मैं कहता हूं कि जी जो भी ए की वैल्यू थी वो टेम्प में चल जाए, ठीक है ना, ए की वैल्यू को रखवा दो टेम्प के अंदर, ठीक है ना। फिर अगला काम मैंने क्या करना था, अब ए हो गया खाली, अब मैं करूंगा बी का, मैं कहता हूं कि जी बी को ए में कर दें। याद रखना हमारी वैल्यूज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ क्या करती हैं, शिफ्ट करती हैं, ठीक है ना। देन लास्टली अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमने बी के अंदर वैल्यू स्टोर करा, तो हम कहेंगे बी बराबर है टेम्प की, क्योंकि टेम्प में आखिरी दफा वैल्यू पड़ी थी वो अलहदा शरबत में, तो अलहदा क्लास में, ठीक है। तो अब जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो आपके सामने देख लेना वैल्यूज आ जाएंगी। वन और टू, ठीक है ना। पहले वो 2 और 1 था, मैं आपको ये भी प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि जब मैं पहले प्रिंट कर रहा था वैल्यू को ए और बी की तो क्या हो रहा था और बाद में क्या हो रहा है। पहले 2 और 1 था और अब 1 और 2 हो गए, यानी कि वो दोनों स्वैप हो गए। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को स्वैप डाउन करते हैं, ठीक है ना। अब आपने एक बात याद रखनी है कि आपकी प्रोग्रामिंग जो होती है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम है। जितना ज्यादा आप इन प्रोग्राम्स को विजुअलाइज करके अपनी रियल लाइफ में ला के सॉल्व करोगे ना, उतना आपके लिए जरा आसानी होगी, ठीक है ना। अब मैं दुनिया की हर प्रॉब्लम को तो आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना सिखा सकता, बट आप क्या कर सकते हैं, आप एक दफा ये सोचे कि यार ये प्रॉब्लम जो है ना दुनिया में कैसे सॉल्व हो सकती है। लाइक अगर मैं इसको दुनियावी पर्सपेक्टिव में ले आऊं तो ये किस तरह सॉल्व होगी, ठीक है ना, जिस तरह हमने भी ये वेरिएबल स्वैप वाली की थी, ठीक है ना। इसी तरीके से आप हर प्रॉब्लम को पहले दुनियावी अप्रोच से सॉल्व करते हो, देन आप उसका सिंटेक्स याद करते हो कि कंप्यूटर से इसको सॉल्व करने का क्या सिंटेक्स है, ठीक है ना। तो आप वहां से फिर स्टार्ट कर देते हो काम, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया था हमारी कंडीशंस के साथ, ठीक है। हमने कंडीशंस के अंदर ये देखा था कि जब भी अभी तक कंप्यूटर के पास कोई ऐसी पावर नहीं थी कि वो खुद से डिसीजन ले सके। अब हम थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। अब डिसीजन मेकिंग के अंदर हम किस टाइप की चीजों के ऊपर आएंगे, हम इफ का यूज करेंगे। इफ का मतलब होता है अगर ये है तो ऐसे कर दो, ठीक है ना। जैसे कि सपोज करो मैंने इवन और ऑड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये इवन है, ये ऑड नंबर, हाँ ये नंबर इवन है या ऑड है, या चलो इससे भी आसान करते हैं कि एक नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे आप? उसमें हम कंडीशन लगा देंगे। क्या कंडीशन लगाओगे? एक बात याद रखना, कंडीशन ना हमेशा, ये जो कंडीशन होती है ना आपकी, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। आप इसके अंदर कोई राइट नहीं कर सकते चीज इफ इट इज कांस्टेंट या इफ इट इज पॉजिटिव, ये इस तरह नहीं होगा। आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करनी पड़ेगी या बतानी पड़ेगी जिससे वो चीज समझ जाए। क्योंकि आपको मैंने एक शायद, अगर वो 0 से लेस होंगे देन हम उनको कर देंगे नेगेटिव में, अगर 0 से अपवर्ड होंगे देन हम उनको पॉजिटिव में कर देंगे। एग्जैक्टली हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी वैल्यू z से बड़ी है, ठीक है ना, तो वो क्या है हमारी, सॉरी, वो हमारी पॉजिटिव है। हम प्रिंट करा देंगे कि जी ये पॉजिटिव है। इसी तरीके से एल्स के अंदर, एल्स कहते हैं कि अगर ये ना हो तो क्या करना है, ठीक है ना। तो हम प्रिंट करा देंगे कि ये नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा बट अब यहां पर एक सवाल है, 2 मिनट, यहां पर एक सवाल है
मुझे यूजर से यहाँ पर एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, मैं यूजर से एक वैल्यू ले लेता हूँ। इनपुट लेने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपने यूजर से वैल्यू लेनी है ना, तो आपने सबसे पहले उस वेरिएबल का नाम लिखना है, आपने इक्वल टू का बटन लगाना है, ये आपको बताएगा कि कहाँ से वैल्यू आ रही है। इनपुट सॉरी, आपने ना डाटा टाइप यहाँ पर बतानी होती है कि आप यूजर से कौन सी डाटा टाइप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है ना। अब आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि सर डाटा टाइप यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, लाइक डिक्लेरेशन के वक्त तो नहीं बताते, क्योंकि जितने भी प्रोग्रामर्स लोग हैं ना उनको पता है कि C++ में आपको बतानी पड़ती थी, ठीक है। कि वो इंटीजर है क्या वो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर पाइथन के अंदर वैसे तो आप डिक्लेरेशन के वक्त तो नहीं बता रहे, बट जब यूजर से वैल्यू आ रही है तब आपको बतानी पड़ रही है, क्यों? एनी आइडिया? हमें अभी उसको भी नहीं आइडिया कि हम कौन सा नंबर उसको दे रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक है। आपका ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप 2 लिखते हो ना, तो 2 आपकी डायनेमिक मेमोरी नहीं है, आपके स्टैटिकली इसको पता चल जाता है कि यार 4 डिजिट्स इनपुट किए गए हैं, तो ये क्या करता है, प्री डिफाइंड आपके वो जगह बना देता है, ठीक है ना। जबकि जब आपने उसके साथ काम करना होता है ना, अब देखो मैं आपको इसकी भी एक रीजन बताता हूँ क्यों हम लेते हैं। अब सपोज करो मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ ना, 2, तो आपको ये तो पता होगा कि हर चीज का साइज मुख्तलिफ होता है, यानी कि इंटीजर्स का साइज होता है 4 बिट, आपके जो फ्लोट होते हैं उनके होते हैं 8 बिट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक सवाल है कि इस चीज को कितनी स्पेस देनी है, 4 बिट की या 8 बिट की, क्या आप डिफाइन कर सकते हो इस वक्त, अगर आप यूजर से वैल्यू ले रहे हो? अभी तो आप 4 की ले रहे हो ना, बट सपोज करो मैंने ये दिया ही नहीं हुआ, आप कैसे डिफाइन करोगे कि इसके लिए वैल्यू, इसके लिए साइज कितना चाहिए? ये बहुत बड़ा एग्जैक्टली आप इस वक्त डिफाइन ही नहीं कर सकते कि ये z की जो वैल्यू होगी मुझे इसको इतना छोटा रखना है या इतना बड़ा रखना है। तो इसीलिए ही आप यूजर से इनपुट लेते वक्त पूछ लेते हो कि यार तुम किस टाइप की इनपुट दोगे, ताकि मैं आगे इसको भी वैसे ही प्रिपेयर कर सकूं, ठीक है। अगर ये चीज आपका आगे नहीं प्रिपेयर्ड होगी तो ऑब्वियसली वो क्रैश हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि जब आप यहाँ पर लिख देते हो ना z = 2, ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम को इस लाइन को एग्जीक्यूट करने से पहले पता होता है कि मैंने इसको क्या करना है, इसको एक लार्ज अमाउंट या ह्यूज चंक देना है बजाय के छोटे चंक के, ठीक है ना। दैट्स व्हाई हम इनपुट जब लेते होते हैं तो वो इस तरह लेते होते हैं। अच्छा मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ इंट इनपुट एंड मैं कहता हूँ एंटर अ वैल्यू, ठीक है। अच्छा मैंने प्रिंट करा दिया मुझे मेरे से यहाँ पे पूछेगा कि कोई वैल्यू इनपुट करो, बताओ कोई वैल्यू। 10 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो मेरा आंसर भी पॉजिटिव आ जाएगा। फिर से एक दफा रन करते हैं, ठीक है। ये अब कोई नेगेटिव वैल्यू दे दो सर -19, ये नेगेटिव आ गई, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम तो सही तरीके से रन कर रहा है। फिर से रन करते हैं, क्या हो गया अगर मैं ये दे दूं, अब क्या आएगा? 0। ये अब तो वो कुछ भी नहीं देगा क्योंकि हम नहीं। कंडीशन ये लगाई हुई है। अब वो पॉजिटिव देगा, बल्कि नेगेटिव दे दिया, क्यों? क्या 0 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो न्यूट्रल नंबर है। ये तो न्यूट्रल नंबर है, तो क्या आपको नहीं लगता इसके लिए हमें एक अलग कंडीशन बनानी चाहिए? हम यहाँ पर फिर एक कंडीशन बना लेंगे अलग से। अब याद रखना जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाती है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एलिफ यूज करते हैं, ELIF, जिसका मतलब होता है एल्स इफ, ठीक है ना। हाँ एल्स इफ, हाँ पाइथन के अंदर ये एलिफ हम वो यूज करते थे, इफ एल्स या एल्स इफ होता था कुछ करके, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ये यूज करेंगे, इसके आगे भी आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप कहोगे जी अगर आपका z बिल्कुल 0 के बराबर आ जाए तो वो क्या है, आपका न्यूट्रल नंबर है, ठीक है ना। अगर नहीं, एल्स के अंदर अब आप बेशक लिख दो कि यार वो नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है ना। एल्स के अंदर आप डायरेक्ट प्रिंट कराओगे जी वो नेगेटिव है, ठीक है। ये आपका काम डायरेक्ट हो गया। अच्छा अब उसने एक छोटा सा एरर दे दिया, अच्छा ये इंडेंटेशन का एरर था, मेरा सिंटैक्स नहीं सही लिखा था मैंने। अच्छा अब जब मैं 0 वैल्यू दूंगा तो मुझे न्यूट्रल दिखाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपने याद रखना। जैसे C++ में हम लाइब्रेरी बनाते थे /include studio.h, हाँ ऐसे नहीं, यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पर अनटिल अनलेस जब तक आपने कोई लाइब्रेरी यूज नहीं करनी आपने, तब तक इसको इंपोर्ट नहीं कराना, ये बात याद रखनी है आपने। जब इंशाल्लाह आगे हम लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे ना, तो आप यूं लिख रहे होगे इंपोर्ट, आप यहाँ पर लिखते थे इंक्लूड, यहाँ पर होता है इंपोर्ट, ठीक है ना। इंपोर्ट numpy
numpy as np, ठीक है, ये इस तरीके से आप करते हो, ठीक है ना। ये जरा एग्जैक्टली वहां पे ऐसे ही होता है कि आपको पहले इंट में डिफाइन करना है, फिर रिटर्न वैल्यू, यहाँ पर वो सीन नहीं है, यहाँ पर जरा आसानी है, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लूप्स की तरफ, ठीक है ना। ये तो था लास्ट लेक्चर जो मैंने लास्ट पढ़ाया था, ठीक है ना। अब आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ न्यू, जिसे कहते हैं ना चैप्टर या टॉपिक, जो क्या हमारा लूप्स। लूप्स क्या होते हैं, कोई आइडिया? लूप्स हमारी मिस्टेक्स नहीं 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 नहीं, लूप्स क्या होते हैं भाई? किसी भी कंडीशन को या स्टेटमेंट को बार-बार चलाने के लिए इस्तेमाल। ठीक है, मैं अगर आपको कहूँ कि भाई 1 से 10 तक गिनती प्रिंट कराओ तो क्या करोगे? एक तरीका तो ये है, आप करो प्रिंट 1, फिर आप करोगे जी प्रिंट 2, ठीक है, इसी तरीके से करते रहोगे। एक तरीका तो ये है, इसके अंदर तो आपको शाम हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है आपके पास? दूसरा आपके पास एक आसान तरीका ये है कि आप इसके ऊपर लूप्स लगा लो, ठीक है ना। आपने जितनी दफा चलाना है आप उतनी दफा का लूप लगा लो। लूप का सिंटैक्स होता है फॉर आई इन रेंज। अच्छा, अब मजेदार बात, आप क्या कर रहे होते थे जब आप C++ पढ़ रहे होते थे आप लोग, तो वहां पर आप लिखते होते थे, मैं आपको यहाँ पर उसका भी सिंटैक्स दिखाता हूँ, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। आप कहते थे, फिर एक कंडीशन आती थी i लेस देन कुछ भी, और फिर i प्लस प्लस आपका इंक्रीमेंट आता था। यहाँ पर एक चीज की कमी है बस, आप सेम वही वेरिएबल बता रहे हो यहाँ पर कि यार आप कौन सा वेरिएबल यूज करोगे। रेंज का मतलब अब समझो, रेंज का मतलब है कि कहाँ से शुरू करना है, इनिशियलाइजेशन कहाँ से करानी है बताओ? 0 से। सपोज करो मैंने कहा 0 से, इधर नहीं, इधर करना था, 0 से स्टार्ट करो, कहाँ तक लेके जाना है? 10 तक लेके जाना है। यहाँ पर आपको 11 लिखना पड़ेगा। इसके लिए ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ना आपकी जो पाइथन है ना, वो अरे को 0 से इंडेक्स करना स्टार्ट करती है। तो जब वो स्टार्ट करता है ना, तो एंड के ऊपर आते आते जब आपकी 10th वैल्यू होती है ना, तो वो 9th पे आके रुक जाता है। आपको एक वैल्यू आगे n+1 बताना पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अब हम अपना इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट कितने स्टेप्स का करवाना है? एक स्टेप का, ठीक है। ये आपका लूप लग गया, ठीक है। इसके आगे भी आप इस टाइप के ब्रैकेट्स कह रहा हूँ, सेमीकोलंस लगाएंगे, एंड आप यहाँ पर अब प्रिंट कराना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ भी, यानी कि आप जो भी बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपना एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट करते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि जी आई की ही वैल्यू को बार बार प्रिंट करा दो, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0 से लेकर 10 तक की वैल्यूज आ जाएंगी सारी, ठीक है। ये देखो एक एक करके, सपोज करो, हाँ, तो आई आपका पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो एक एक करके आगे चल रहा था ना। तो दैट्स व्हाई हमारी इस तरीके से चीजें वैल्यूज आती जाती हैं। ये तो आपको बाद में पता चलेगा। C++ से कंपैरेटिवली इन सेंस वहाँ इजी है, जहाँ पर आप अभी आगे पढ़ोगे ना, आप कहोगे ये तो बहुत आसान है। उसकी रीजन ये है कि आगे ना आपको स्क्रैच से लॉजिक नहीं बनानी पड़ेगी। अभी तो मैं आपको स्क्रैच से लॉजिक बनाना सिखा रहा हूँ ना, क्योंकि आपका प्रोग्राम का हिस्सा ये। जब आप आगे EI पढ़ोगे ना, तो EI पढ़ने के लिए आपको हर चीज स्क्रैच से नहीं बनानी, आपको बने बनाए फंक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। लाइक आपके लिए आसानी है, मैं अब क्योंकि एक और जगह पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरी पर्सनल क्लासेस भी होती है ना, तो मैं पर्सनल क्लासेस जो पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो सारे एक तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, ऊपर से हैं भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक है ना। वो एडवांस कोर्स है, वो है भी, मैंने 6 महीने का रखा हुआ है, ठीक है ना। उसके अंदर आपका पूरा का पूरा मैथमेटिकल होता है, स्क्रैच से होता है। पाइथन के अंदर आपने कोई लाइब्रेरी यूज नहीं करनी होती, ठीक है ना। अब उनको मैंने मशीन लर्निंग के मॉडल दिए हैं स्क्रैच से बनाने के लिए। अब उसने मुझे कल एक बच्चे ने अपना कोड भेजा, कितना कोड होगा? पाइथन का कोड ना बहुत छोटा कोड होता है। अभी मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ, ये देखो। कंपैरिजन के लिए ना पाइथन में अगर आपने कोई चीज प्रिंट करानी हो तो इस तरीके से होती है। सेम चीज अगर आपने C++ में करानी है ना, तो इतना लंबा कोड लिखना पड़ता है आपको, ठीक है ना। और अल्लाह इस बंदे को चुपकी ले नहीं, अच्छा ये तो बहुत छोटा है। खैर किधर गया ये है, अल्लाह इस बंदे को चुक ले, ठीक है। ये इतना मुश्किल कोड है जावा का कि भाई अल्लाह माफ करे, ठीक है ना। मुझे ना आती है और ना मैंने कभी सीखी और ना मैं कभी सीखूंगा,
ठीक है, तो ये इश्यूज हैं, ठीक है ना। अब आपका जो सबसे छोटा तरीन कोड होता है ना वो पाइथन का होता है, क्योंकि पाइथन के अंदर इतने आपको बिल्डिंग फंक्शन मिलते हैं, इतने बिल्डिंग फंक्शन मिल जाते हैं आपको कि आपको कोई चीज खुद से स्क्रैच से लिखने की जरूरत वैसे तो पड़ती नहीं है, और अगर पढ़ भी जाए तो कोई मसली बात नहीं, वो 2-3 लफ्जों ज्यादा ज्यादा 10 से 12 लाइनों में खत्म हो जाता है। उन बच्चों ने खुद स्क्रैच से कोड बनाया, सोचो कितनी लाइंस का, पाइथन का 3 से 4 लाइंस का आइडिया। 200 से 250। ऑनलाइन वाले कुछ बताना चाहें कि आपके लिहाज से, वैसे अगर आप में से किसी ने पाइथन पढ़ी होगी और मशीन लर्निंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो शायद वो बहुत एक्यूरेटली बता देगा, बट एनी वाइल्ड गेस? चलो मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। तकरीबन 1012 लाइनें ठीक है, आप लिखना शुरू कर रहे हो ख़त्म नहीं होती वो, ठीक है ना। और आप यकीन करिए जो वेब डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना उनको ये चीज़ पता होगी कि भाई इतना लंबा कोड ना CSS या जावास्क्रिप्ट का नहीं होता जितना ये लंबा चला गया। आपकी यानी कि हमेशा याद रखना, जो मेन फाइल होती है ना जहाँ पर आपकी लॉजिक बन रही होती है बहुत छोटी होती है, ये बहुत बड़ा बन गया था। उसकी वजह क्या थी? सिंपल वजह ये थी कि आप हर चीज स्क्रैच से कर रहे हो, आपके लिए ये सारी चीजें पहले ही किसी ने स्क्रैच से लिख दी हुई हैं, आपने बस उसको यूज करना है। हमारा ये जो कोर्स है ना, हाँ समझ लो एज अ टाइप ऑफ कॉपी करना, हमारा ये जो कोर्स है ना ये लाइब्रेरीज के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि 2 महीने के अंदर आप लाइब्रेरीज से ही सीखोगे, स्क्रैच से कोडिंग करोगे वो तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको। मैं तकरीबन एक जो लेक्चर होता है मेरा वो 3-3 घंटे का होता है, 3 से 4 घंटे का मिनिमम। उसके अंदर क्योंकि आपको एक चीज फिर बतानी होती है, मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, फिर उसकी मैथमेटिक्स किस तरीके से इवॉल्व कर रही है, कौन सा वैल्यू, कौन सी वेरिएबल किस चीज को छेड़ा, वो सारा बहुत डिटेल होता है जरा। अच्छा, लूप्स के अंदर मैं आपको बता रहा था हमारे पास वैसे 3 टाइप ऑफ लूप होते हैं। एक हमने पढ़ा होगा आपने फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप और एक होता है डू व्हाइल लूप, ठीक है ना। व्हाइल लूप हमें आपका जो पाइथन है ना, पाइथन उसके अंदर 2 टाइप ऑफ लूप होते हैं, एक फॉर और एक व्हाइल। यानी कि आपका जो सिंटेक्स होता है ना, सिंटेक्स वो सिर्फ 2 का ही आपको मिला हुआ होता है, एक आपको फॉर लूप का सिंटेक्स मिला होता है और एक आपको व्हाइल लूप का मिला होता है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर लूप का मैंने आपको बताया फॉर आई इन रेंज, ठीक है, और आप यहाँ पर अपनी रेंज डिफाइन करते हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, एंड हमने इंक्रीमेंट कितने का लगाना है। दूसरा हमारे पास तरीका, ये तो तब हो गया जब हमारे पास एक रेंज हो कि हमने यहाँ से यहाँ तक चलाना ही चलाना है, 10 दफा चलाना है, 12 दफा चलाना है, या बस हमने एक न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर जब फैसला लेना होना कि यार ये इतनी दफा चलना चाहिए, तब हम ये यूज करें, ठीक है। द सेकंड मेथड इज कि हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं एक अरे के ऊपर, ठीक है ना। एक अरे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, सपोज करो ये एक मेरी अरे है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कोई भी रैंडम वैल्यू भी आप लिख सकते थे, मैंने बस वैसे ही लिख दिया। आप लिखोगे फॉर आई इन रेंज के बजाय अब आप उस वेरिएबल का नाम लिख दोगे, ठीक है ना। अब जब आप प्रिंट कराओगे ना आई को, तो आपका आई आपको वो एक एक एलिमेंट के ऊपर आइटरेट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। मैं आपको एक दफा ये शो भी करवा देता हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर इशू क्या आ गया आपका, फाइल्स ओके डन हो गया। अच्छा ये देखो, पहले उसने 1 से लेकर 9 तक मुझे आउटपुट करवाई इसकी, ठीक है ना, और फिर आगे मेरी अरे चल रही है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। तो अगर आपने डायरेक्टली कोई अरे उठाकर उसको आउटपुट करवाना है तो आपके पास ये मेथड होता है। खैर आज हम अरे नहीं पढ़ रहे, बट वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि फॉर लूप ऐसे भी लग जाता है एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर भी, और फॉर लूप किसी एक वेरिएबल के ऊपर या एक अरे के ऊपर भी लग जाता है ताकि उसके सारे एलिमेंट्स को रिट्रीव करके ला सके। फिर हमारे पास आ जाता है व्हाइल लूप। अब आपको एक चीज याद रखनी है, आपको एग्जीक्यूशन ऑर्डर याद होना चाहिए कि इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है। याद रखना हमेशा एग्जीक्यूशन ऑर्डर में ना इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है ना।
और इनिशियलाइजेशन जिंदगी में एक दफा होती है, मल्टीपल टाइम्स नहीं होती। ये इसने एक दफा क्रिएट होना होता है और उसके बाद ये फिर एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होता अनटिल अनलेस आप उस प्रोग्राम को फिर रन करो, ठीक है। दूसरा क्या एग्जीक्यूट होता है? दूसरा एग्जीक्यूट होता है आपकी कंडीशन। ये इसने बार बार एग्जीक्यूट होना होता है और ये तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक ये वाला नंबर सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपकी ये प्रिंट स्टेटमेंट जिसको हम बॉडी कहते हैं, ठीक है ना, आपकी बॉडी बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी जिसने आपका काम करना है सारा का सारा, ठीक है ना। ये भी मल्टीपल टाइम चलती है। देन हमारे पास ये चलता है, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी स्टार्ट होगी 1 2 3 4 और फिर आगे लूप जो चलेगा फिर इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से इन तीनों के ऊपर आइटरेट बार 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 करता रहेगा, ठीक है। अब इसी एग्जीक्यूशन को याद करते हुए हम व्हाइल का भी सिंटेक्स लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हो आप इसके अंदर? इनिशियलाइजेशन कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर अगर लिख लूं i इज इक्वल टू 1, क्या ये इनिशियलाइजेशन हो गई है मेरी? हो गई है भाई, हो गई है, इनिशियलाइजेशन हो गई आपकी, ठीक है। देन अगला काम आप क्या कर रहे हो? कंडीशन दे रहे हो। अब मैं करता हूं while, अब आप यहाँ पे अपनी कंडीशन दे दो जो भी आपकी कंडीशन है। लाइक आप सपोज करो आपने कहा कि जी i इज ग्रेटर देन 10, सॉरी ये गलत साइन लगा दिया, i बड़ा है 10 से, i नहीं, i को तब तक चलाओ जब तक i बड़ा हो 10 से, जब तक 10 बड़ा हो i से, ये i, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद अब आप क्या करोगे? आप प्रिंट, यानी कि जो भी चीज आपकी बार बार चल रही थी आप वो करोगे, प्रिंट आई कर दोगे। एंड देन आप यहाँ पर क्या करोगे? अब आप इनिशियलाइज करोगे। इनिशियलाइज करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर लिख सकते हो आई प्लस प्लस से, चलो आपकी यहाँ पर आई इज इक्वल टू, सॉरी आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस 1। अब इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर भी सेम वैसे ही होगा जैसे वो ऊपर काम कर रहा था, ठीक है ना। ये देखिए इसने सबसे पहले 9 तक चलाना है, ठीक है ना, 9 तक चल गया ये। उसके बाद फिर मेरा वाइल का शुरू हो गया। मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अब इसको जरा एग्जीक्यूट कर लो। आपको बता दिया यहाँ तक फॉर लूप चला और यहाँ के बाद आपका वाइल लूप चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये 10 करेगा? ये 10 ही करेगा क्योंकि आपने कंडीशन ही 10 तक की दी हुई है। अगर आप इससे ज्यादा कंडीशन देंगे ये इससे ज्यादा भी चल सकता है, कंडीशन लेस देंगे तो लेस भी चल सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी सर, अब आते हैं जी, हमने ये जो लिखा है i इज इक्वल टू i प्लस 1, इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। i इज इक्वल टू i प्लस 1 असल में आपका इंक्रीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये i इज इक्वल टू i प्लस 1 करता क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सपोज करें आपकी सबसे पहली वैल्यू है 1, इसको ना मैं बल्कि ऐसे उठा लेता हूँ। 1 मिनट जस्ट, अच्छा अब जरा ना इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर देखते हैं कि एग्जीक्यूट कैसे हुआ, ठीक है। आपका i की जो वैल्यू है वो है इस वक्त 1, ठीक है ना। इस कंडीशन को ना मैं थोड़ा सा यार जरा छोटा कर देता हूँ, नहीं तो टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। मैं इसको कर देता हूँ अबाउट 4, ठीक है। क्या हुआ? टाइम खत्म हो रहा है? अच्छा कॉल हो जाओ कोई मसला नहीं। अच्छा ये कह रहा है कि क्या i इस वक्त छोटा है 4 से? छोटा है, छोटा है इस वक्त, क्योंकि अभी i जो है वो 1 के बराबर है, तो 1 छोटा होता है ना 4 से, तो ऑब्वियसली फिर वो कह रहा है कि 1 को प्रिंट कर दो। सपोज करो ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पर आपका 1 प्रिंट हो गया, ठीक है ना। अब i क्या था? 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब ये 2 चला गया यहाँ पर, क्या 2 छोटा है 4 से? एग्जैक्टली 2 छोटा है, तो इसने क्या क्या प्रिंट करा दो i को। i इस वक्त क्या था? 2 था, आपका 2 प्रिंट हो गया। अच्छा अब इस वक्त i क्या है? नहीं, अभी 2 है। 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है ना। ये 3 ऊपर चला गया, क्या 3 छोटा है 4 से?
एग्जैक्टली छोटा है। हमने कहा कि आई को प्रिंट करा दो क्योंकि अभी आई 3 था, फिर अभी आई कितना किसके बराबर है, 3 के बराबर है। आप कहते हो 3 में 1 प्लस कर दो, कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। क्या 4 छोटा होता है 4 से? नहीं, आपकी कंडीशन यहीं पर खत्म हो जाएगी और ये लूप से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। याद रखना आपने कि जब भी आपकी कंडीशन फॉल्स होती है ना तो आपकी चीजें बॉडी से बाहर निकल आती है। ये रूल इफ एल्स के लिए भी है, ये रूल हर उस जगह के लिए जहां पर कंडीशंस एंड बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। जहां पर भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कभी भी आपका जो कंपाइलर होता है ना या इंटरप्रेटर होता है वो कभी भी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। ठीक है, जी जी, थैंक यू सर। हाँ वो आपका, आप यूं भी लिख सकते हो, वैसे आप यूं भी लिख सकते हो इसको यूं करके। सॉरी, मैंने कभी यूं ट्राई नहीं करके देखा, मेरे ख्याल में ये C++ के अंदर होता है ज्यादा ये। हाँ देखा, वो एरर आ गया। नहीं, पाइथन इसको सपोर्ट नहीं करता, पाइथन इसको सपोर्ट नहीं करता। आपको यूं ही लिखना पड़ेगा। इसका एक और भी तरीका होता है, वो यूं +1 करके लिख लेता है, इसका भी सेम वही मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, अब कोई बता सकता है मुझे कि ये 1 क्यों आ रहा है और क्यों आई जा रहा है? अच्छा, मैं 2 मिनट इसको प्रोग्राम को खत्म कर दूं, इसने तो मेरी पूरी मेमोरी खा दी है। क्या कोई बता सकता है कि इसके अंदर एकदम ऐसा क्या इसको दौरा पड़ा भाई कि जब मैंने इसको यूं लिखा तो ये खराब हो गया? कोई आइडिया? 2 मिनट मुझे इसको ठीक करने दो। मैंने यूं लिखा था, वैसे एडिशन की पता ही लगेगा, इंक्रीमेंट नहीं ना हो रहा, कंडीशन ट्रू होती जा रही है, वो चलता जा रहा है। कंडीशन ट्रू होती जा रही है और वो चलता जा रहा है। अब जरा एक दफा ने इसको अनफोल्ड करके देखो कि ये अनफोल्ड, याद रखना जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई कंडीशन साइन आए ना, ज्यादा बेहतर है कि भाई आप उसको खोल के देख लो कि आखिर ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। जाओ आप यहाँ पर लिखो व्हाट डज इट मीन्स, ठीक है। आपको ये बताएगा कि भाई इसका क्या मतलब है। अच्छा, अब देखो मैंने जो साइन है ना वो गलत कर दिया था। आप में से जो तो प्रोग्रामर्स है ना उनको एक कॉन्सेप्ट का पता होगा, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का आइडिया होगा आप दोनों को। ये C++ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपका तो नहीं होगा इंटर के अंदर, बट जो जी 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 कुछ क्या सर, थैंक यू। नहीं नहीं, मुझे समझ आ गया जो आपने बताया ये। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, यहां पर अगर आप गौर करें ना तो मुझे इस तरह लिखना चाहिए था। इसका मतलब क्या है असल में? इसका मतलब होता है आई बराबर है किसके, आई को प्लस कर दो 1 के अंदर, ठीक है ना। जब मैं पिछली ये वाली स्टेटमेंट लिख रहा था ना जहां पर मैंने ये प्लस कर दिया था, सॉरी ये प्लस कर दिया था, ये प्लस प्लस कुछ भी नहीं कर रहा, ये प्लस नहीं कर रहा, ये अपने आप की वैल्यू को ना सेम एज इट इज ऊपर लेके जाई जा रहा था। इसका ये मतलब था कि भाई आई आपका बराबर है 1 के। उसने पता इस प्लस को क्या समझा, उसने इसको समझा कि ये मैंने पॉजिटिव 1 लिखा हुआ बजाय के इंक्रीमेंटल 1 के, ठीक है ना, पॉजिटिव 1 लिखा है। तो वो अब हमेशा आई को 1 कंसीडर किया जा रहा था, प्रिंट हो ही जा रहा था, फिर ऊपर जाता, फिर प्रिंट हो ही जाता, कंडीशन तो ट्रू ही नहीं हो रही थी कि लाइक वो लिमिट तक ही नहीं पहुंच रहा था, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई सर वहां जहां पे प्लस लिखा था, सॉरी एक सेकंड, जी जी जहां पे प्लस लिखा था वहां पे माइनस लगाया, यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ, ये देखो उसने सिंटैक्स वो ही गलत दे दिया। हाँ ununified does not match any other indentation level। अच्छा समझ आ, ओके ओके ओके, गलती 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 हमारी है, गलती हमारी है, गलती हमारी है। देखा, उसने पहली दफा में 1 लिया, ये देखो पहली दफा में 1 लिया, अगली दफा से उसने आई की वैल्यू क्या कर दिया, -1 कर दिया, तो -1 सारा वो प्रिंट कराता रहा, ठीक है ना। और ये मेरी रैम खा जाएगा अभी सारी, 2 मिनट। अब ये इसलिए क्योंकि देखो ये अब स्टॉप नहीं होने वाला, ये जिंदगी में कभी स्टॉप नहीं होगा, ठीक है ना। जिंदगी में जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक दफा हमने अपने कंप्यूटर लैब के कंप्यूटर को जाम कर दिया था इस तरह से, वो तकरीबन टोटल 15 मिनट उसने लिए थे, वो जैम हो गया था। उसकी थी तकरीबन कोई 8 GB रैम थी,
और 8 GB रैम उसकी फुल हो गई थी, क्रैश कर गया, बंद हो गया, फिर बाद में हमारे पे केस भी हो गया था। तो ये सीन होता है कि आपने कंप्यूटर्स को बड़े गौर से और तरीके से इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपका कंप्यूटर क्रैश भी कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी वापस आ जाते हैं। लूप मैंने आपको 2 तरीके के बता दिए कि आपके पास अब लूप क्या है, 2 किस्म के लूप्स हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि भाई अगर आपके कोई भाई बहन या कोई और कोई स्पेशल टाइप ऑफ पर्सन आपको कहे जी भाई मुझे 1000 दफा सॉरी बोलो, तो आपने क्या करना है, फॉर लूप लगा, ठीक है ना। आपने लूप में सॉरी लगा देना, ठीक है, और आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा जी, वो मैं एक देख रहा था बच्चा, उसको ना एक टीचर ने होमवर्क दिया, उसने वो होमवर्क ना एक दफा करके कॉपी पेस्ट कर दिया उसके ऊपर लूप में, भाई वो करी जा रहा करी जा रहा भाई, प्रोग्रामर बच्चा था यार। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास फंक्शंस। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो कि हम कुछ इस तरह का काम करना चाह रहे हैं जहां पर मैं आपको कहता हूं कि यार आपने हर दफा ना 2 वैल्यूज को प्लस करना है, और उन 2 वैल्यूज को प्लस करने के बाद आपने हमेशा चेक करना है कि क्या ये इवन है या ऑड है। बताओ कैसे करोगे? एक तरीका ये है कि आप लिख दो, आपका दिमाग बहुत तेज है, आपने कहा कि फॉर आई इन रेंज, ठीक है ना, आपने कहा कि जी 1 से लेकर, क्योंकि मैंने 10 दफा तक चलाना था, ठीक है ना, इंक्रीमेंट भी एक का करना था, ठीक है ना। आपने कहा कि जी 2 वैल्यूज लो, उनको प्लस कर दो, a प्लस b, ठीक है, सॉरी, और आप कहते हो कि जी अब बार बार इवन और चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। आप कहते हो कि जी इफ c इज डिविजिबल बाय 2 एंड उसका जवाब यानी कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर आ जाए, तो क्या होगा, प्रिंट करा दो कि जी ये क्या होगा, इवन होगा। अच्छा, किसी को इस चीज की समझ नहीं लगी तो काइंडली मुझे बता दे। ये तो C++ में भी है कि डबल इज इक्वल टू, याद रखना है इस ऑपरेटर का मतलब होता है रिमाइंडर दो मुझे, या रिमाइंडर जो होता है आपको इस चीज को रिमाइंडर कहते हैं। लाइक 4 को मैंने डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर, तो 2 2s are 4, आपका डिवाइड का साइन ये वैल्यू शो कराता है और आपका मॉड्यूलस का साइन ये वाली वैल्यू शो कराता है, याद रखना हमेशा। तो मैं असल में ये वाली वैल्यू मांग रहा हूँ। आपको तो पता ना कि जो भी चीज, कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि डिविजिबल बाय 2 हो तो वो 0 ही देगी, ठीक है ना। जो भी इवन नंबर होगा उसको 2 के ऊपर डिवाइड करो, वो हमेशा 0 ही देगा एज ए रिमाइंडर के तौर पर, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने रूल ड्राइव कर लिया कि कोई भी वैल्यू 2 के ऊपर डिवाइड की जाए और उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो पक्की बात है इवन होगा, ठीक है ना। एल्स के अंदर मैं लिख लेता हूँ ऑड है, प्रिंट कर दिया मैंने कि जी ऑड, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा प्रोग्राम रन करते हैं। छोटा सा एक इशू आएगा, मैंने a और b की वैल्यू नहीं इनिशियलाइज की हुई, a इज 1 कर दिया मैंने, b इज 2 कर दिया। अच्छा, अब क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू भी 10 दफा लेनी पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पर लूप के अंदर ही इनपुट लेने पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि जी a इज है इनपुट, सॉरी इंट इनपुट है, इंट इनपुट, कौन सी वैल्यू मैंने लेनी है, एंटर द वैल्यू ऑफ a, ठीक है ना। फिर सेम एज इट इज बी के लिए मैं कर लेता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, बी कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं रन करूंगा, अब मेरे से वो 10 दफा पूछेगा ए और बी की वैल्यू पहले, और उसके बाद प्लस करेगा, ठीक है ना। मैं कहता हूँ पहले ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू थी 2, उसने मुझे बता दिया कि जी ये ऑड नंबर है। अब मैं चाहता तो इसे प्रिंट भी करा सकता था, मैं प्रिंट करा देता हूँ इसको, ठीक है ना। फिर से एक दफा रन करते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 दी, उसने बता दिया वैल्यू 3 है और ऑड है। फिर अगली वैल्यू मैंने कहा 4 है और 8 है, अब उसने सम अप करके बता दिया 12 है और ये इवन नंबर है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं कहता हूँ -12 और जी मैं कहता हूँ -12 भी कर लेते हैं फिर से। सर इसमें लूप की क्या जरूरत है, इवन और का मिक्स भी कर सकते हैं, तो सही है, लूप की क्या जरूरत? मैं कह रहा हूँ हर दफा वैल्यू को प्लस करे, फिर उसी वैल्यू को चेक भी करे, वैल्यू हम बार-बार हमें ना हाँ, पर एक ही दफा हो जाए। यानी कि अब देखो ना 10 दफा उसने पहले सम किया, फिर 10 दफा ये भी चेक करके बताया कि यार ये इवन था, ये ऑड था। अब आप मैन्युअली करना शुरू करोगे तो देखो क्या होगा, आप मैन्युअली 10 दफा ये लाइन लिखोगे और 10 दफा ये सारा कोड लिखोगे काम करने के लिए। बट भाई थोड़ा समझदार था, भाई ने कहा लूप लगा। बट क्या हो कि मैं आपको कहूँ
कि आपने 3 दफा इस वैल्यू को प्रिंट कराना है और ये 1 दफा चेक हो, आप क्या करो? लाइक ये देखो अभी क्या हो रहा है, वैल्यू का सम करता है फौरन बताता है इवन ऑड है, वैल्यू का सम करता है फौरन बताता है इवन ऑड है। मैं चाह रहा हूँ मेरा कुछ आउटपुट ऐसा आए कि बता दे कि ये सम है, ये इसका सम है, ये इसका सम है, फिर एक आखिरी वैल्यू जो 3 है, थर्ड वैल्यू उसका बताइए इवन था या ऑड था, आप क्या करोगे? मींस कि हम उनको 3 वैल्यू दें और रिजल्ट में बता दें कि ये अब ये देखो, नहीं 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 मैं आपको बताता हूँ। आपने यूजर ने पहली वैल्यू एंटर की, यस उसने उसका सम बता दिया क्या होगा सम, ठीक है, पहला सम आ गया। यूजर ने दूसरी वैल्यू एंटर की, उसने उसका सम बता दिया। यूजर ने तीसरी वैल्यू एंटर की, उसने उसका सम बता दिया। अब ये सम बताने के बाद ना इसी तीसरी वैल्यू के लिए बताया कि ये इवन था या ऑड था, अब क्या करो? अच्छा वो ऊपर 2 का नाम बताए, बस लास्ट हाँ। वाला बता दे। लूप से तो ये पॉसिबल नहीं, लूप से पॉसिबल नहीं है। क्या कर सकते हैं? सर ये जो हम ऊपर जहाँ जाके हम इसको बैक हम रिजल्ट शो कर दें इवन ही हो, पहले 2 में तो हम सम कर देते हैं, इसको कहें तो सम कर, लास्ट में हम कहते हैं जो हम सी वैल्यूज को दें उस पे हमें वो इवन ही और बता दे। नहीं, आपने याद रखना है जो भी चीज एक दफा इस बॉडी के अंदर आ गई है ना वो एग्जीक्यूट हो के ही रहेगी, आप उसको रोक नहीं सकते। हाँ, आप कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हो कॉन्टिन्यू और ब्रेक्स का, बट वो आपके लिए इस वक्त फायदेमंद नहीं है। वो जुगाड़ कह लो, जुगाड़ है बट नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो हमने तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनाना होता है। सोचो क्या हो सकता है। और जरूरी भी नहीं है कि यूजर हमेशा यही करे कि 3 दफा जिसे कहते हैं ना वो एंटर करा दे और फिर 1 दफा यानी कि कह लो कि इवन आउट कर ले। मैं आपको फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ। अभी क्या हो रहा है जरा ये देखो, अभी ये हो रहा है कि आप वैल्यू देते हो, उसका सम आ जाता है आउटपुट स्क्रीन के अंदर और बता देता है कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है ना, इवन ऑड। फिर अगली वैल्यू देते हो तो वो उसका सम बता देता है और बताता है कि जी ये इवन है या ऑड है, ठीक है। फिर आप तीसरी वैल्यू बताते हो तो वो बताता है सम उसका और फिर इवन है या ऑड है। बट अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यूजर की मर्जी हो कि वो जब चाहे सम निकलवाए और जब चाहे इवन ऑड निकलवाए। ये उसके पास रिस्ट्रिक्शन ना हो कि नहीं जी नहीं हर दफा सम निकल रहा है तो हर दफा वो भी निकल रहा है। एग्जैक्टली, लाइक वो इस तरह भी कर सकता है कि जी वैल्यू आए, पहली दफा में सम चेक करो और इवन ऑड बताओ, दूसरी दफा में सिर्फ सम चेक करो, तीसरी दफा में भी सिर्फ सम चेक करो, चौथी दफा में जी सम भी चेक करो और इवन ऑड भी चेक करो। ये उसकी मर्जी के ऊपर हो, आप क्या करोगे? इसके अंदर इनपुट लगा दें कि अंदर उसने की प्रेस किया तो ये आंसर बता दो। एक तरीका है, एक तरीका भी है, वेरिएबल लूप से बाहर निकाल दें ताकि वो इनपुट दे लूप के अंदर उसकी रिजल्ट बना दे। एक तरीका ये भी है। मैं थोड़ा सा इससे ज्यादा बेटर सोल्यूशन की अप्रोच में, कोई और तरीका है जरा प्रोफेशनल वे। 12वीं का वो चैप्टर जो किसी को नहीं समझ आता, ना 10वीं को समझ आता है। आइडिया है? पढ़ाई छोड़े साल हो गए। अल्लाह यार, ना यार आप लोगों को तो यार पक्का याद होगा, ये तो वो चीज है कि हाँ हाँ लास्ट चैप्टर है, एरर हैंडलिंग से पहले है। नाम से तो आ ही जाएगा। क्या आप इसके फंक्शंस नहीं बना सकते? अगर आप इसका फंक्शन बना लो आसान। हाँ, हम जब दिल करेगा, जो दिल करेगा कॉल कर लेंगे। अब फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है? फंक्शन बनाने का तरीका होता है, हम लिखते हैं डेफ, ठीक है। डेफ का मतलब होता है डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। मैंने लिखा कि जी डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन सबसे पहले ऐड करना है, या आप अब आपकी मर्जी, आपने जो मर्जी नाम लिखना, आप अपना नाम लिख लो फंक्शन के ऊपर, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिखते होते हो वेरिएबल्स, पैरामीटर्स जो कि आपकी मेन बॉडी से आते हैं, ठीक है ना। अब आप पूछोगे कि सर ये मेन बॉडी क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसको जरा साइड पे रखते हैं, इसको याद रखना कि ये क्या था। मैं जरा आपको थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बता दूं क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल फंक्शन बनेगा। अच्छा देखो, मैं आपसे कहता हूँ कि जी प्रिंट कर, मैं आपको कहता हूँ कि एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हेलो हाय करेंगे बस, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है ना, आप प्रिंट हेलो कर दो। मैं कह रहा हूँ फंक्शन बनाना। आपने फंक्शन बनाने का तरीका ये है कि आप डेफ लिखते हो, जिसका मतलब होता है डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। फिर आप उस फंक्शन का नाम लिख दो, आपकी मर्जी है जो मर्जी लिख दो। मैंने लिखा है हेलो, उस फंक्शन का नाम, ठीक है ना।
पैरामीटर भी मैं इसके अंदर कोई पास नहीं कर रहा, वो बाद में बताऊंगा क्यों। प्रिंट कर दो, क्योंकि आपने ग्रीटिंग्स करनी है, आप कह दो कि जी वेलकम, जो भी आपका नाम, ठीक है ना, वेलकम, सिर्फ वेलकम ही करोगे, ये आपका फंक्शन बन गया, ठीक है। एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन बन गया। ये फंक्शन कहता है, यानी कि फंक्शन कहते हैं कि आपने जो भी काम रिपीटेटिवली करवाना हो ना, एक तो लूप है ना आपके पास, बट लूप सिंपल मसला ये है कि वो सिक्वेंशली काम करता है। लूप्स के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी वैल्यू को सीक्वेंस से बाहर निकाल के काम कर लो, ठीक है ना। और ये भी नहीं हो सकता कि अनस्ट्रक्चर्डली आप कभी भी किसी चीज को कॉल आउट कर लो और कभी भी किसी चीज को आप प्रिंट करा दो, वो आपका ये सीन नहीं होता वहां पे, ठीक है ना। यहाँ पर फंक्शन के थ्रू आप ये काम कर सकते हो, जब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब मैं जितनी मर्जी चाहूँ मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है ना। किसी ने कोई मैसेज नहीं किया, ओके, डन। अच्छा ये देखो, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। एक छोटा सा काम करोगे मेरा यार, मैं आपको जब आपका नाम लूँ ना, आपने खड़े होकर सलाम करना बस, फिर बैठ जाओ। इम्तियाज भाई, बैठ जाओ। इम्तियाज भाई, वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाओ। अब मैं जितनी दफा आपको कॉल कर रहा हूँ ना, मैं जितनी दफा आपका नाम ले रहा हूँ, आप वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हो जो मैंने आपको कहा है करने के लिए, ठीक है ना। आप यहाँ पर भी वही कर रहे हो, आप बस यहाँ पर उसका नाम कॉल आउट करोगे, हेलो। अब ये देखो, ये अपना काम एग्जीक्यूट करते हैं, वेलकम, ठीक है। मैं इसको 3 दफा कहूंगा, इसने 3 दफा खड़े हो जाना, यानी कि 3 दफा वेलकम बोलेगा, ठीक है। वेलकम वेलकम वेलकम। तो इस ये होता है कि आप जब जितनी मर्जी चाहो आप उतनी दफा इसे कॉल आउट कर सकते हो, ठीक है। और ये करेगा क्या, जो भी आपने इसके अंदर लिखा होगा उसे करने के लिए। अब वापस आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक तो ये सिर्फ वेलकम वेलकम कर रहा है, बट क्या हो कि मैंने वेलकम आपका नाम लेना हो या इसका नाम या इसका नाम या मेरा नाम लेना, तो फिर क्या करेगा। एक तरीका तो ये है कि मैं हार्ड कोडेड मैन्युअली टाइप कर दूं कि वेलकम इम्तियाज, वेलकम फलाना टिमकाना। बट क्या हो कि मैं चाहता हूं कि यार हर नए यूजर के लिए वो पूछे कि यार आपका नाम क्या, और फिर प्रिंट कराए, क्या करूंगा। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं यूजर से इनपुट ले लूंगा। एक तरीका तो ये था कि मैं इसी के अंदर इनपुट ले लूं, ठीक है ना। सॉरी यार, मैं कहता हूं कि जी एक्स नाम का या चलो नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने, ठीक है, जो कि बराबर है हमारे किसके भला, इनपुट, ठीक है। और मैं कहता हूं एंटर योर नेम, ठीक है। अच्छा जी, अब और मैं यहाँ पर नेम को साथ प्रिंट कराता हूँ। अभी आपका नाम भी लेगा, सॉरी मैंने कॉल ही नहीं किया फंक्शन को, ठीक है। इसको बाद में करते हैं। अच्छा जी, नाम इम्तियाज, वेलकम इम्तियाज, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो कि अगर मैं इसको 3 दफा एग्जीक्यूट कर दूं, अब क्या होगा। आप अपना नाम बताओ, आप कोई और बंदा लेता है, मोहसिन नाम है ना आपका, याद हो गया वैसे, मोहसिन। फिर से क्या, ये क्यों 3 दफा हम उसको बोला ना, वो क्या ये पागलपुना नहीं है कि मैं 3 दफा अपना नाम दूं सिर्फ वेलकम करवाने के लिए। क्या कोई ऐसा आसान तरीका है कि ये बार बार इनपुट ना ले, मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़े। क्योंकि देखो जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ तो इसने अंदर क्या कहा हुआ है कि पूछो पहले मेरा नाम और फिर वेलकम करो। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं इसको यहाँ वो कर दूं, सिंपली रिमूव कर दूं। अब इसको फिर लेके किधर है, इसका सिंपल आसान हल है कि मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। 2 मिनट, कंट्रोल किया। अब नाम मेरा जो इनपुट किया जाएगा ना, वो बाहर मेन की बॉडी से किया जाएगा, ठीक है ना। और मैं 2 मिनट आपको बताता हूँ। अब बाहर से मेरा नाम कॉल आउट होगा, मेरा नाम चलो मैं अपना लिख देता हूँ, ठीक है, वेलकम हंजला 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 हंजला, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके ज़हन में ना एक यहाँ पर बड़ा एक सवाल उठना चाहिए।
जी जी जब हमने इसको ऊपर किया हम्म, तो हम अंदर से दे रहे थे, जब हम नीचे लेके गए तब बाहर से। क्योंकि ये मेन की बॉडी के अंदर आप हमेशा कोड ना, ये देखो ये बाहर लिख रहे हो, ये है इसकी बॉडी, डेफ की बॉडी। ओके ओके जो काम इसके अंदर लिखोगे ना, ये स्पेस होती ही इसलिए इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यार ये इसकी बॉडी को डिफाइन कर रहा है। आप इसको मैं आसानी से अगर आप समझो ना, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने जब डेफ लिखा ना, तो एक बॉडी क्रिएट हो गया, इनविजिबल सी बॉडी, ठीक है ना, और इसके अंदर जो जो लिख रहे हो ना वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। आपने इससे बाहर जो भी लिखना है वो थोड़ा सा पीछे करके लिखो, ठीक है ना, यानी कि वो वैसे बिल्कुल इसके नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। आमतौर पे आप जो भी वैल्यूज लिखते हो ना, वो थोड़ा सा जरा आगे करके लिखते हो, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये इसकी बॉडी का पार्ट है, ठीक है ना। ये आपने यार मीटिंग है फिर। ओके, फिर मीटिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट यार आप रीड कर दो, फिर हम फिर इंशाल्लाह अगली में